यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज से हमारे चैनल पर जिनका भी एमपी व्यापम के लिए पेपर है, साथ ही साथ सीएचओ के लिए एग्ज़ाम होते हैं, एनएचएम स्टाफ नर्स के पेपर होते हैं, डीएमईआर का पेपर है, तो उन सभी के लिए आज से न्यू सीरीज स्टार्ट की गई है। तो अब ये सीरीज़ डेली चलेंगी और साथ ही साथ एक वीडियो आपको कोशिश की जाएगी कि विद इन 2 और 3 डेज़ में आपको एक जीके एंड करंट अफेयर का वीडियो भी दिया जाए, जिससे आपका जो वीकली करंट अफेयर है, जीएस है, सभी चीज़ें आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से हेल्पफुल रहें। तो यहाँ पर जो भी लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करके रखें। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिन भी लोगों का एमपी व्यापम के लिए पेपर है या फिर सीएचओ के लिए पेपर है, एनएचएम सीएचओ के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। मैंने पीडीएफ की प्राइस बहुत ही मिनिमल रखी है एज़ कम्पेयर टू अदर्स के, ताकि हर एक स्टूडेंट उन पीडीएफ को ले सके। और जो स्टूडेंट पीडीएफ परचेस करने में अनेबल हैं, जो नहीं लेना चाहते, उनके लिए फ्री वीडियोस फॉर्मेट में पूरे पेपर चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। इनकेस कोई स्टूडेंट पेपर परचेस नहीं कर पाता है किसी भी रीज़न से, तो आप वीडियोज़ में पूरे पेपर है, जो वीडियो फॉर्मेट में पूरे पेपर है जो देख सकते हैं। जितने भी रिसेंट में एग्ज़ाम होते हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम होते हैं, तो वो सभी एग्ज़ाम्स में आपके लिए जितने ऑफिशियल आंसर किए हैं स्पेशली वो चैनल पर अपलोड की जाती हैं, जिससे आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो एमपी व्यापम का जो पेपर का सेट है, 4 पेपर हैं, 2 सेट में 2 दिन पेपर हुआ था। 12-13 जनवरी को पेपर कैंसिल हो गया था इसलिए, बट पेपर हुआ था, तो उसकी आंसर की अवेलेबल है। 70 रुपीज़ में 4 सेट रखे हैं। और इनके से आप सीरीज़ लेते हैं तो पूरी सीरीज़, पूरे सीएचओ, पूरे स्टाफ नर्स, जीएमसी, अलग अलग स्टेट के, तो उन सभी के पेपर आपको 340 रुपीज़ में एटलीस्ट 35 पेपर एंड 15 सीरीज़ हैं जो अवेलेबल हो जाएंगी एज यू विश। अदरवाइज़ पूरे पेपर, पूरी सीरीज़ ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। तो यहाँ पर चलिए आज से हम इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपका बेस्ड ऑन एमपी व्यापम का पेपर, डीएमईआर और सीएचओ एग्ज़ाम पर्पज से लिए गए हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक एग्ज़ाम के लिए हो, सिलेबस सभी का अलग अलग, बट क्वेश्चन पैटर्न है जो सेम हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रोसेसिंग ऑफ सैनिटाइजिंग एंड प्रिजर्विंग द डेड बॉडी फ्रॉम द डिकेइंग इज। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें डेड बॉडी को क्या किया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है और प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं प्रिजर्व करने के लिए, डेड बॉडी के लिए जो प्रोसेस होती है ताकि बॉडी में क्या हो, डिकेइंग ना हो, तो प्रोसेस क्या कहलाएगी? ऑप्शन में बायोप्सी, ऑटोप्सी, नेक्रोप्सी या फिर एम्बेलमिंग। ये क्वेश्चन पीबी के पेपर में आया था, एमपी व्यापम के पेपर में आया था कि ऐसी प्रोसेस जिसमें बॉडी को आफ्टर डेथ के बाद, डेड बॉडी है तो उसको सैनिटाइज किया जाता है और प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो प्रोसेस क्या कहलाएगी? तो ऑप्शन में था बायोप्सी, ऑटोप्सी, नेक्रोप्सी या फिर एम्बाल्मिंग। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है कि डेड बॉडी क्या ना हो पाए, डिकेइंग ना हो पाए, सड़ना स्टार्ट हो जाती है, जब डेड बॉडी डिकम्पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए क्या किया जाता है, जो प्रोसेस की जाती है, डेड बॉडी को सैनिटाइज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं ताकि बॉडी स्मेल ना करे और जो डिकम्पोजिंग है वो स्टार्ट ना हो पाए, तो उसकी जो प्रोसेस पूरी क्या कहलाती है, एम्बाल्मिंग। क्या कहलाती है? एम्बाल्मिंग प्रोसेस। अब बात यहाँ पर करते हैं हम जो अदर टर्मिनोलॉजी है, बायोप्सी, ऑटोप्सी और नेक्रोप्सी। तो बायोप्सी में क्या होता है कि कुछ टिश्यू की स्टडी की जानी है, यदि तो जो टिश्यू की स्टडी की जानी है तो उन टिश्यू को रिमूव करना बॉडी से एग्जामिनेशन के लिए, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, बायोप्सी। जैसे कि कैंसर की स्टडी की जाती है तो टिश्यू बायोप्सी के थ्रू हम इजीली पता लगा सकते हैं। तो बायोप्सी का मतलब है द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी टू एग्जामिन इट फॉर डिसीज। तो किसी भी डिसीज़ को फाइंड आउट करने के लिए टिश्यू जो चाहिए पड़ते हैं बॉडी से, उनको निकालना क्या कहलाता है, बायोप्सी। ऑटोप्सी और नेक्रोप्सी ये दोनों टर्म सेम है। तो ऑटोप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन और नेक्रोप्सी एटोप्सिया, तो ये क्या है, सभी सेम टर्म है। तो एटोप्सी इज एन सर्जिकल प्रोसीजर दैट कंसिस्ट ऑफ अ थ्रो एग्जामिनेशन ऑफ अ कॉर्प्स by dissection to determine the cause, mode and manner of the death or to evaluate any disease or injury
दैट में बी प्रेजेंट फॉर रिसर्च और एजुकेशनल पर्पस। ऑटोप्सी में आपको इतना लंबा याद नहीं रखना है, बस सिंपल याद रखना है कि ऑटोप्सी में क्या है। ऑटोप्सी आफ्टर डेथ के बाद जो पोस्टमार्टम किया जाता है वो प्रोसेस है। तो इसमें पता किया जाता है कि डेथ नेचुरल थी या फिर कुछ पॉइजनिंग के कारण हुई है, या फिर डेथ का रीज़न क्या है, कोई डिसीज़ के कारण, इंजरी के कारण तो नहीं हुई है। और बायोप्सी में क्या है कि टिश्यू रिमूव किए जाते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी बीमारी है। ऑटोप्सी और नेक्रोप्सी दोनों मिलते जुलते टर्म है। तो यहाँ पर नेक्रोसी के लिए जनरली क्या कहा जाता है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। किसी भी एनिमल स्पीसीज पर नेक्रोप्सी यदि यूज़ किया जाता है तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑन एनिमल स्पीसीज। लेकिन जब ऑटोप्सी आता है तो ओनली ह्यूमन पेशेंट के लिए। छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, दोनों में सेम है, सर्जिकल प्रोसीजर है, मोड ऑफ डेथ है और जो रीज़न क्या है वो फाइंड आउट किया जाता है। बट नेक्रोप्सी आता है तो पोस्टमार्टम किया जाना है किसका, किसी भी एनिमल स्पेसीज का। बट ऑटोप्सी टर्म जब यूज़ होता है तो ह्यूमन पेशेंट, ह्यूमन बॉडी पर ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे हम, अंडर विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम द अमाउंट ऑफ ओरल विटामिन ए सॉल्यूशन एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन 1 to 5 ईयर इज। तो 1 से 5 साल के बच्चे में जो विटामिन ए का डोज दिया जाता है अंडर द ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के तहत, तो विटामिन ए का सॉल्यूशन होता है जो ओरल दिया जाता है तो 1 से 5 साल की एज में, तो उसका अमाउंट कितना होता है, डोज क्या होता है। ऑप्शन में है 2 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ, 1 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ, 2 लाख यूनिट एवरी 1 ईयर और 1.5 लाख यूनिट एवरी 1 ईयर। विटामिन ए अंडर प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। तो ये कब से स्टार्ट हो जाता है, आफ्टर 9 मंथ से। जब बच्चे के लिए 9 मंथ के बाद जो MMR की वैक्सीन लगवाने जाते हैं आप, मीजल मम्स रूबेला की वैक्सीन, उसी टाइम पर विटामिन ए भी आपको ओरल बच्चे को पिला दिया जाता है। तो यहाँ पर 1 से 5 साल का बच्चा है, यदि एज कितनी है 1 से 5 साल है, तो विटामिन ए का कितना डोज दिया जाएगा, तो 2 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ। कितना दिया जाएगा, 2 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ है जो विटामिन ए का डोज दिया जाएगा बच्चे को। नेक्स्ट है यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी इज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी को कब अडॉप्ट किया था। ऑप्शन में है 1997, 1993, 1995 या फिर 1960। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी थी इसको अडॉप्ट कब किया था, 1993 में, 1993 में नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस 2010 ऑफ ICMR, व्हाट अमाउंट ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड डेली फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी। तो एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए डेली कितने अमाउंट ऑफ आयरन की ज़रूरत होगी। ऑप्शन में है 20 mg पर डे, 30 mg पर डे, 35 mg पर डे या फिर 41 mg पर डे। प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग टाइम में और फिर प्रेगनेंसी के अलग अलग ट्राइमेस्टर में आयरन की ज़रूरत है जो घटती बढ़ती रहती है। जैसे जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में आप जाते हैं तो आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ताकि प्रेग्नेंट लेडी को हम एनीमिया से प्रिवेंट कर सकें, क्योंकि उस टाइम पर ब्लड का जो अमाउंट है उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसलिए। बट लैक्टेटिंग टाइम में, लैक्टेशन टाइम में आयरन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है, तो वो भी आपको बताया जाएगा। तो प्रेगनेंसी में यदि बात की जाती है तो कितने आयरन की ज़रूरत पड़ती है, तो 35 mg पर डे। कितना, 35 mg पर डे। इन केस लैक्टेटिंग मदर में पूछते हैं तो कितना, 20 to 25 mg पर डे क्या है, नॉर्मल रेंज रखी गई है। बट आपको एक प्रॉपर रेंज में पूछते हैं तो 21 to 22 आपको याद रखना है mg पर डे के हिसाब से आयरन रिक्वायरमेंट रहेगी। इसमें लैक्टेटिंग मदर में, प्रेग्नेंट में 35 mg पर डे। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पेलाग्रा। तो इनमें से पेलाग्रा का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कौन सा नहीं है। ऑप्शन है डायरिया, डिमेंशिया, ड्राउजीनेस या फिर डर्मेटाइटिस। तो पेलाग्रा किसके कारण होता है, तो पेलाग्रा होता है नियासिन की कमी के कारण। तो जब नियासिन की कमी होगी बॉडी में तो पेलाग्रा के आपने पढ़ा होगा 4D सिम्टम, 4DS सिम्टम। तो 4D सिम्टम क्या होते हैं, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड लास्ट वन इज द डेथ। लास्ट वन क्या है, डेथ।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन में आपका नहीं है वो क्या है, ड्राउजीनेस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी, ड्राउजीनेस। डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन कैन कॉज द पेलाग्रा एंड इट्स 4D सिम्टम आर डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डेथ। ये क्या है, लास्ट 4D क्या है, डेथ। नेक्स्ट इज रिकमेंडेड साइट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द DPT इन इन्फेंटिज। तो बच्चे में DPT जो डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस वैक्सीन है, तो इन्फेंट में कौन सी साइट प्रेफर की जाएगी? ऑप्शन में फोर आर्म, डेल्टॉइड, ग्लूटियल या फिर इंट्रावीनस। तो DPT IM रूट से दी जाती है, तो जब IM रूट से दी जा रही है तो इन्फेंट में कौन सी साइट है जो प्रेफर की जाएगी? मसल कहते हैं, तब होगी वास्टस लैटरलिस मसल। तो यहाँ पर यदि साइट की बात की जा रही है तो क्या है, डेल्टॉइड। क्या होगी, डेल्टॉइड। यहाँ पर जो DTP वैक्सीन है तो ये IM रूट से दी जाती है, तो यदि इनकेस आपको ऑप्शन में यहाँ पर वास्टस लैटरलिस प्रेजेंट नहीं है तो आप डेल्टॉइड को मार्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें जनरली वास्टस लैटरलिस मसल, सब जो थाई में मसल होती है वो प्रेफर की जाती है। तो यहाँ पर आपको वही मसल है जो क्या रखना है, अपने माइंड में सेट करके रखना है कि DPT वैक्सीन किस मसल पे दी जाती है, तो वास्टस लैटरलिस मसल्स ऑफ द थाई। नेक्स्ट इज विच इज़ द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ हेलोपेरिडोल। तो हेलोपेरिडोल का जो मेजर साइड इफेक्ट है वो क्या है? ऑप्शन में ड्राई माउथ, EPS का मतलब है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, ड्राउजीनेस या फिर एनोरेक्सिया। दो टाइप के साइड इफेक्ट होते हैं कभी कभी किसी मेडिसिन के, माइनर मतलब कि जो कॉमनली ठीक हो जाते हैं आफ्टर द मेडिकेशन के कुछ टाइम के बाद, और दूसरे होते हैं मेजर जो कि लंबे टाइम तक भी बने रह सकते हैं। तो यहाँ पर कहा है मेजर कौन सा है, तो मेजर है EPS, क्या एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। जो हेलोपेरिडोल होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, तो इस कैटेगरी की ड्रग देने के बाद पर्सन में जो एक साइड इफेक्ट होगा, ड्राई माउथ भी होगा, एनोरेक्सिया होगा, ड्राउजीनेस होगी, लेथार्जिक भी आप फील करेंगे, टायर्डनेस भी फील होगी, बट आपको जो मेजर साइड इफेक्ट होगा वो होगा EPS सिम्टम्स। फिर EPS सिम्टम्स में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम है, सिंड्रोम भी इसको हम कह सकते हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरी के सिम्टम्स आते हैं। तो यहाँ पर मेजर साइड इफेक्ट क्या हो गया, EPS, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। नेक्स्ट इज डाइसल्फ्राम इज अ ड्रग दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो डाइसल्फ्राम ड्रग है, किसके ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है? ऑप्शन में मलेरिया, लेप्रोसी, एड्स या फिर एल्कोहलिज्म। तो डाइसल्फ्राम ड्रग है, किसको ट्रीट करने में यूज़ होती है? तो होती है एल्कोहलिज्म। ये जो डाइसल्फ्राम है एज एन डिटरेंट थेरेपी के तौर पर काम करती। बेंजोडाइज़ेपाम कब दिए जाते हैं? जब एल्कोहलिज्म की प्रोसेस चल रही हो, पर्सन में ऑलरेडी हमें रोकना हो, बट यहाँ पर डाइसल्फ्राम ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। और जब बात आती है यहाँ पर एल्कोहलिज्म के जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं वो जनरली एग्जाम में आते हैं, तो डेलिरियम ट्रिमर्स आएंगे, वर्निक्स कोर्साकॉफ साइकोसिस होगी। तो ये सभी क्या है, इसी की टर्मिनोलॉजी है जो एल्कोहलिज्म में से आती है। एंड कौन सा क्वेश्चनायर यूज़ करते हैं? तो वो केज क्वेश्चनायर, याद रखें आप, केज क्वेश्चनायर है जो एल्कोहलिज्म के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिक से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन द सीरम एंड पार्टिसिपेट इन प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड वायरस। तो मोस्ट कॉमन टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है जो कि सीरम में प्रेजेंट होगा और ये क्या करेगा, यदि कोई टॉक्सिन या फिर वायरस आपकी बॉडी पर अटैक करते हैं तो उनको न्यूट्रलाइज और प्रेसिपिटेट करने का काम करेगा। ऑप्शन में IgM, IgG, IgA या फिर IgE। तो सबसे कॉमन टाइप का है, सीरम में रहेगा और जो टॉक्सिन और वायरस को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। मतलब कि कोई इन्फेक्शन होता है उसी टाइम पर सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। तो ये कौन से हैं? तो ये IgG। क्या है? IgG। तो यहाँ पर आपको याद रखना है IgG क्या काम करेगा कि जब भी आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिन या फिर वायरस आते हैं तो उस टाइम पर उन वायरस के लिए न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा? IgG। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और इम्यूनोग्लोबुलिन को लेके बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया कि कौन प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, कौन मिल्क में पाया जाएगा।
एलर्जी के लिए आईजी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसको एक बार प्रेफर कर लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर अ सब सेंटर इज मीन्ड टू बी देयर फॉर एवरी पॉपुलेशन इन हिली एरिया। एक सब सेंटर है जो कितनी पॉपुलेशन में होगा, जब पॉपुलेशन कहाँ की हो, हिली एरिया की, दैट मीन्स जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ की, ना कि प्लेन एरिया की। प्लेन एरिया के लिए पॉपुलेशन नॉर्म सेपरेट होगा, चाहे वो सब सेंटर हो, पीएससी हो या सीएससी हो। और यहाँ पर हिली एरिया पूछा है तो सब जो पॉपुलेशन नॉर्म्स है, जनता की गणना है, वो सेपरेट होगी। ऑप्शन में 1000, 3000, 5000 या फिर 10,000। तो यदि सब सेंटर की बात की जाती है हिली एरिया में, तब पॉपुलेशन नॉर्म्स होगा 3000। ये देखिए यहाँ पर एक छोटी सी टेबल दी हुई है जिससे आपको समझना इजी रहेगा कि सब सेंटर में यदि प्लेन एरिया पर्सन नॉर्म्स पूछते हैं तब होगा 5000। तो यदि यही चीज़ हिली ट्राइबल एरिया के लिए पूछते हैं तो कितना, 3000 हो जाएगा। और यदि यही पॉपुलेशन नॉर्म्स पीएचसी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पूछते हैं तो 30,000 और 30,000 रहेगी प्लेन एरिया के लिए, और जितने भी पहाड़ी इलाके रहेंगे, हिली ट्राइबल एरिया रहेंगे, वहाँ के लिए 20,000। फिर आते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 1,20,000 पॉपुलेशन जब प्लेन एरिया होगा उसके लिए, एंड 80,000 जो पॉपुलेशन होगी तो उसके लिए क्या रहेंगे, हिली और ट्राइबल एरिया के लिए। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का पॉपुलेशन नॉर्म्स एग्जाम में आता है, स्पेशली जब स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो आप उसमें, तो आपको ये पॉपुलेशन नॉर्म्स है जो याद रखना है। तीनों जगह का स्टाफिंग पैटर्न याद रखें कि कहाँ पर कितना स्टाफ होता है, इससे आपको ज़्यादा हेल्प रहेगी एग्जाम में, यदि किसी भी तरीके से आपको एससी और पीएससी से क्वेश्चन आते हैं तो। नेक्स्ट है यहाँ पर हिंद कुष्ठ निवारण संघ इज अ वॉलंटरी एजेंसी रिलेटेड टू द डिसीज। तो हिंद कुष्ठ निवारण संघ जो कि एक वॉलंटरी एजेंसी है, किस डिसीज से रिलेट करती है? ऑप्शन में ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, मलेरिया या फिर फाइलेरिया। जो हिंद कुष्ठ निवारण संघ है एक वॉलंटरी एजेंसी है, किससे रिलेट करती है? कुष्ठ, हिंदी से आप मतलब लगा सकते हैं, कुष्ठ का मतलब होता है कुष्ठ रोग, क्या है, लेप्रोसी, जिसका दूसरा नाम क्या है, हैंसन डिसीज। हैंसन साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था। इसका जो कॉजेटिव एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। तो यहाँ पर हिंद कुष्ठ निवारण संघ किसके लिए एजेंसी काम करती है? लेप्रोसी के लिए। लेप्रोसी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करवाना, ट्रीटमेंट में हेल्प करवाना। तो ये बहुत लंबे टाइम से, आई थिंक 1949 से है जो इसी फील्ड में काम कर रहा है हिंद कुष्ठ निवारण संघ। तो किस डिसीज से रिलेट करती हुई है? लेप्रोसी से। लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है? हैंसन डिसीज, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट इज द कलर ऑफ द सेंटर स्क्वायर इन द वैक्सीन वायल मॉनिटर इन अ वेल स्टोर्ड पोलियो वैक्सीन शुड बी। तो जो वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है, वीवीएम होता है, तो उसके सेंटर में एक स्क्वायर टाइप से रहेगा, तो उसका कलर कैसा होना चाहिए कि पोलियो वैक्सीन सही तरीके से स्टोर है, मतलब कि एडमिनिस्टर करने लायक है? ऑप्शन में वाइट, वायलेट, ब्लू या फिर पिंक। तो कलर ऑफ द सेंटर स्क्वायर इन वैक्सीन वायल, जो वीवीएम का जो वैक्सीन वायल मॉनिटर का सेंटर पार्ट है, सेंटर स्क्वायर है, किस कलर का होगा? मतलब मानेंगे वैक्सीन सही से सुरक्षित स्टोर की गई है, वो होगा वाइट कलर का। ये देखिए यहाँ पर कुछ सिंबल दिए हुए हैं कि यदि वाइट कलर का है दैट मीन्स वैक्सीन क्या है, सही और सुरक्षित जगह रखी गई, एक्सपायरी डेट भी नहीं है। सेकंड आता है कि एज द टाइम पासिस द इनर स्क्वायर इज स्टिल लाइटर देन द आउटर सर्किल। जो इनर और आउटर स्क्वायर है क्या होगा? तो इनर स्क्वायर होगा लाइटर देन द आउटर, बट यदि जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो इनर स्क्वायर क्या रहेगा? स्टिल लाइटर रहेगा देन द आउटर सर्किल के, और वैक्सीन क्या है, यूज़ हम कर सकते हैं। बट जब कलर रहेगा इनर स्क्वायर मैच करने लगेगा, इनर और आउटर दोनों सर्किल मैच करेंगे, तब क्या होगा? वैक्सीन हमें यूज़ नहीं करना है। और लास्ट में आता है कि जब जो इनर स्क्वायर जो वाइट कलर का होना चाहिए करेक्ट वैक्सीन में, पर्पल कलर का हो जाए, दैट मीन्स हमें वैक्सीन को क्या करना है? तुरंत डिस्कार्ड कर देना है। तो ये बेसिक सा टर्म है वीवीएम को लेके, जो एग्जाम में आपको हो सकता है आपको ऐसी इमेज दे दें और पूछे
ये जो पर्पल कलर जो इनर स्क्वायर है ज़्यादा डार्क है एज़ कम्पेयर टू आउटर स्क्वायर के, तो हम इसको यूज़ करेंगे कि या डिस्कार्ड करेंगे। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको डिस्कार्ड करेंगे। तो ये बेसिक सी पॉइंट है और ये स्टेज है BBM के लिए। जब कलर चेंज होते हैं वैक्सीन वायल मॉनिटर में, तो वैक्सीन हमें उस टाइम पर स्टोर करनी है, डिस्कार्ड कर दी नहीं है, ये उनके लिए रहेंगे। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जब आपका NHM MP UP के लिए पेपर हो रहा था उस टाइम पर, तो वो क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगी, जिससे आपके लिए हेल्पफुल रहे। वो वीडियो आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना जब भी आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देते हो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन आएंगे। और उस वीडियो में आपको पूरे जितने भी वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हेल्थ डेज है और उनकी थीम है, वो सभी उसमें रखी गई हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? मार्च 1, अप्रैल 7, जुलाई 1 या फिर दिसंबर 1। तो वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं? हर साल 7 अप्रैल को। और स्टार्ट कब से किए मनाना? 1948 से। 1948 से हम मनाते आ रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे तो हर साल कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। और इस साल की थीम क्या है? बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर गोबी कैंपेन ऑफ द यूनिसेफ इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। GOBI कैंपेन है जो कि यूनिसेफ लाया था, तो उसके पॉइंट सभी हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में ग्रोथ मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन, ब्रेस्ट फीडिंग या फिर इम्यूनाइजेशन। तो गोबी कैंपेन लाया था जो यूनिसेफ, उसका पॉइंट नहीं है, वो है ऑब्जर्वेशन। बाकी ग्रोथ मॉनिटरिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को एस्टेब्लिश्ड हुआ था। हेडक्वार्टर पूछते हैं तो न्यूयॉर्क में है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनाइटेड नेशंस है इसका। और यहाँ पर गोबी कैंपेन लाया गया था। तो गोबी कैंपेन इनकरेज चाइल्ड हेल्थ एवेल्यूएशन रिवॉल्यूशन के लिए लाया गया था। तो इसका जो कैंपेन के पार्ट्स होते हैं वो ग्रोथ चार्ट टू मॉनिटर चाइल्ड डेवलपमेंट, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन। तो क्या है इसका जो गोभी जो कैंपेन है, खाने वाला गोभी नहीं है आपका, GOBI है। ग्रोथ चार्ट टू मॉनिटर चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। आपने रोड टू हेल्थ चार्ट देखा होगा जिसमें इम्यूनाइजेशन बताते हैं, तो सेम वही है। ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग और इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्ट्यूसिस। तो पर्ट्यूसिस काला खांसी, 100 दिन की खांसी, 100 डेज कफ, और सबसे ज़्यादा लेस देन 2 ईयर के एज के बच्चों में होने वाली खांसी पर्ट्यूसिस है। जो मैंने इतने सारे नाम बता दिए, आपको एग्जाम में आ सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा पर्ट्यूसिस का? ऑप्शन में वेक्टर ट्रांसमिशन, थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर फीको ओरल रूट। तो यहाँ पर जो डिसीज ट्रांसमिट हो रही है पर्ट्यूसिस, इसका दूसरा नाम क्या है? काला 100 डेज कफ या फिर वूफिंग कफ। और ये जनरली जो बच्चों की एज लेस देन 2 ईयर होती है उनमें सबसे ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं इसके। और इसका ट्रांसमिशन ऑफ मोड क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्नीजिंग, कफिंग। तो ये क्या हो गया? इसका ट्रांसमिशन मोड हो गया। जितनी भी सर्दी खांसी वाली प्रॉब्लम होती हैं वो छींकने ही खांसने से होती हैं। जैसे कि अभी रिसेंट में कोविड, फिर उसके बाद ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम, तो उसको प्लीज़ एक बार देख लें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको यदि GK GS से ना होता हो तो वो आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के पार्ट में भी ये चीज़ ऐड हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर टाइम रिक्वायर्ड टू मेजर्स द माउंटेक्स टेस्ट। तो माउंटेक्स टेस्ट को जब हम रीडिंग करते हैं, PPD इंसर्ट करते हैं इंट्राडर्मल रूट से, तब माउंटेक्स टेस्ट को हम कितने टाइम के बाद है जो ऑब्जर्व करेंगे, मतलब कि ज़रूरत होगी उसको चेक करने के लिए? 24 to 48 आवर्स, 48 से 72 घंटे, 48 to 72 आवर, 10 to 12 आवर या फिर 2 to 4 आवर। जो प्रोटीन डेरिवेटिव्स हम PPD इंसर्ट करते हैं ID रूट से, इंट्राडर्मल रूट से, तो उनको हमें रीड आउट करने के लिए सही रीडिंग की कितने टाइम के बाद ज़रूरत पड़ेगी, तो 48 से 72 घंटों में पता चल जाएगा कि आप ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव आया है या फिर नेगेटिव आया है। नेक्स्ट है यहाँ पर
द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन एंड द अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिसीज इज कॉल्ड। तो टाइम पीरियड बताना है आपको जब पर्सन की बॉडी में क्या हुआ हो, इन्फेक्शियस एजेंट एंटर हुआ हो और उसने अपने पहले साइन सिम्टम शो किए हैं बॉडी ने, तो कौन सा टाइम पीरियड कहलाएगा। ऑप्शन में है क्वारंटीन, रिकवरी पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड या फिर आइसोलेशन पीरियड। तो ये टाइम पीरियड जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट एंटर हुआ हो, आपकी बॉडी ने पहले साइन सिम्टम शो किए हो, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट है यहाँ पर नेम ऑफ द ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन का नाम क्या है, BCG, TAV, साक या फिर सेविन। ओरल पोलियो वैक्सीन होती है और एक होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी जिसको हम कह सकते हैं, IPV एंड OPV। तो OPV का जो दूसरा नाम क्या है वो है सेविन, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की थी उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया सेविन। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन, कौन सी वैक्सीन है जो कि ट्रिपल एंटीजन का कॉम्बिनेशन है, DPT, BCG, TAV या फिर ECG। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट सीरीज़ में हम कल फिर मिलते हैं, जब तक थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखें।